चलिए, सो आज के सेशन में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक सिंपल सा तरीका है कि मैं आपको काफी डिटेल में बेसिक से पढ़ाने में बिलीव करता हूं। तो आज जो मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाऊंगा वो इतना परफेक्ट सिखाऊंगा कि आपने अगर इस लेक्चर को वन टाइम बहुत ध्यान से समझ लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूएससीएमए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री का पूरा वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की पूरी अकाउंटिंग, सब कुछ हम काफी डिटेल में समझेंगे। 3 घंटे के लेक्चर होंगे बैक टू बैक, जिसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड हम हर चीज को डिस्कस कर लेंगे काफी माइन्यूटली। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बहुत सारी माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को क्या करने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। स्वाति लिख रहे हैं सर, रिगार्डिंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो एज ए क्वेश्चन कैन वी डू वंस इन क्लास। डेफिनेटली स्वाति, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को हम नेक्स्ट सेशन में आपके इस एज ए क्वेश्चन को क्लास में कर लेंगे, श्योर। सो ये मेरा आपको कमिटमेंट है, उस कैश फ्लो को हम क्लास में आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए, तो जिससे आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि एक एज ए क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में देखने को मिल जाए, 3-4 एमसीक्यूज देखने को मिल जाए, तो ये आपके पास होने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं काफी डिटेल पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप सभी को इन्वेंट्री वर्सेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? सबसे पहला काम। सर ये क्या बात बोली आपने, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पता होगा लेकिन कई बार आप इग्नोर कर जाएं या उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए। इन्वेंट्री मतलब इन हैंड, ऑन बैलेंस शीट डेट, आपके पास जो इन हैंड बचता है। इसमें हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपका नेट इनकम में क्या होता है, डेबिट होता है। हाँ सर, ये तो हमें पता है, एवरीवन इज फुली अवेयर अबाउट दैट कि यस सर। एंड कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ना पता हो कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट इनकम में डेबिट होता है, मतलब एज ए एक्सपेंडिचर। हम एक सिंपल सी बात करते हैं, आपने गुड्स बाय किया है ना, गुड्स को बाय किया सर। जी सर, कितने का बाय किया? लेट से $10,000। उस $10,000 के गुड्स को हमने बाय किया है और लेट से हमने 30% उसका सोल्ड कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपने इस 30% को अगर सोल्ड किया है तो इसका मतलब ये 30%, 3,000 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी सर। और ये 7,000 क्या है? ये 7,000 आपका इन हैंड है। तो सर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आता है नेट इनकम में, और इन हैंड जो आता है वो बैलेंस शीट में। ये सभी आप इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हैं सर। जी सर, हम पूरी तरीके से अवेयर हैं कि 7,000 इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट में आएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा नेट इनकम में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए आपसे कोई एरर हो जाए वैल्यूएशन से रिलेटेड, तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट आपकी नेट इनकम के ऊपर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट के ऊपर भी पड़ता है। ये कितने लोग इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर अगर हमसे कोई एरर इन वैल्यूएशन हो जाए, मतलब आज का शुरुआत में आपसे करने जा रहा हूं एरर इन वैल्यूएशन, क्या सभी इस बात से अग्री हैं कि यस सर, अगर हमसे कोई एरर हो जाए, वैल्यूएशन एरर हो जाए, तो उसका इफेक्ट नेट इनकम पे भी पड़ता है, बैलेंस शीट पे भी पड़ता है, और अगर मैं सिंपलीफाई लैंग्वेज में आपसे बोलूं तो उसका जो इफेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे भी पड़ता है
और उसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल पे भी पड़ता है। कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर एरर इन वैल्यूएशन के कारण वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि सर अगर हमसे एरर हो गया इन्वेंट्री में तो वर्किंग कैपिटल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जस्ट प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले तो ये सोचना है। डेफिनेटली सर पड़ेगा ना। क्यों पड़ेगा सर? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब सर, अगर मान के चलिए एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू नंबर 1 पूछता है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूएशन कर लिया, व्हाट इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, कौन बताएगा मुझे? एग्जामिनर तो एमसीक्यू पूछ रहा है आपसे, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो गया, इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज डिक्रीज क्या लिखोगे आप? अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये आपको बताना है। अंडर वैल्यूड वर्सेस ओवर वैल्यूड। सर सिंपल सी बात है, हम कंफ्यूज रहते हैं ऐसी चीजों में, तो हम बेटा यहां पे सिंपल सी बात करते हैं कि इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, लेट से आपकी, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए, सर मेरी करेक्ट वैल्यू अगर इन्वेंट्री की लेट से 10,000 थी, बट बाई मिस्टेक मैंने उसको ओवर वैल्यूड कर लिया, रॉन्ग कर लिया, मतलब मैंने उसको कहीं ना कहीं 12,000 लिख लिया। इसका मतलब मैंने अपनी 2,000 से क्या कर दी है, करंट एसेट्स को ओवर वैल्यूड कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला खुद बोलता है करंट असेट्स सीए माइनस सीएल करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब मेरी नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ओवर। बात समझ में आती है? क्या अब आपको लॉजिक से सोचना पड़ेगा या तुरंत आपका दिमाग में आ जाएगा एक इंपैक्ट? बात समझ में आई? तो पहला इफेक्ट सर, क्या हम इसको नोट्स के रूप में अपने दिमाग में पक्का बिठा लें, इस तरीके से सर लाइन में लिखकर रट लें क्या सर, कि अगर इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, इन्वेंट्री अगर ओवर वैल्यूड है, यहां लिखते हैं अपन, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल जो है वो भी ओवर वैल्यूड होगा। सभी लोग इस बात से अग्री कर जाएंगे सर, एमसीक्यू आएगा, हम रट्टा नहीं मारा, हमने समझा हुआ। अगर हमने इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड किया है, इन्वेंट्री का हमने अंडर वैल्यू किया है, तो ये वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, अंडर। तो एक बात तो हमने वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी डिस्कस कर ली, जो आप सब इस बात से अग्री कर जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई लॉजिक में कंफ्यूजन? यस और नो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक तरफ तो आपने वर्किंग कैपिटल, अब आप दूसरा इंफैक्ट समझाने जा रहे हैं हमें सेकंड लॉजिक से। पहली बात, सर अगर मैं एक गुड्स को बाय करता हूं 10,000 का, और 30% उसका सोल्ड कर देता हूं -3,000, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए 7,000। ये मैंने लिखा, लेकिन मेरे अकाउंटेंट से एक मिस्टेक हो जाए, वो 7,000 को चश्मा ना पहनने के कारण 70,000 मानकर पड़ जाए, तो अगेन मेरी इन्वेंट्री का ओवर वैल्यूशन हो गया। जी सर। तो हम इतना तो नहीं करते, हम ये लेकर चलते हैं कि हमें वैसे क्लोजिंग स्टॉक 7 लिखना था, लेकिन हमसे मिस्टेक में लिखा गया 8,000। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया होगा? आपसे पूछना चाहता हूं, बाई मिस्टेक लिखना हमको यहां पे 7 था, 7 लिखते तो ये 3 आता, लेकिन हमसे तो ये 8,000 लिखा गया। तो हमसे एरर, फिर ये हमारा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 3 की जगह 2 ही निकलेगा ना, अगर गलती होगी तो ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैंने सर अपनी इन्वेंट्री को अपनी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यूड कर लिया है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया होगा, जल्दी बताओ। अगर इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया होगा? सर वो अंडर वैल्यूड हो गया होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और आपने खुद ने बोला था कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ए एक्सपेंसेस आइटम। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे इस शीट के अंदर दूसरी बात लिखवाऊं, इफेक्ट ऑन नेट इनकम वर्सेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आप यहां पर हमेशा इस बात के लिए श्योर रहेंगे कि सर इन्वेंटोरी अगर ओवर वैल्यूड है तो मेरी नेट इनकम यानी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टॉक क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और मेरा सीओजीएस अंडर, क्योंकि अगर मैंने खर्चा कम लिखा है तभी तो मेरी नेट इनकम ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आई? लॉजिकली क्लियर है? चलिए सर उल्टा लिख लो, इन्वेंट्री इन्वेंट्री अगर अंडर वैल्यूड है तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है तो नेट इनकम भी अंडर वैल्यूड, लेकिन मेरा सीओजीएस क्या हो जाएगा? ओवर। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे एमसीक्यू पूछे जाएं, ये शीट के लॉजिक और कंसेप्ट आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेरे को बस हाँ या ना में लिख दो सर, सभी लोग, कि सर कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की हो जाए, रात सुबह हो जाए, लेकिन ये कंसेप्ट हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसका लॉजिक पकड़ लिया है। बात पक्की? आगे बढ़ जाएं। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये बात मुझे लॉजिकली नहीं पता, मैंने आपको दूसरी शीट में एग्जांपल दे दे के समझाया है। एमसीक्यू आएंगे, लिख लेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इफेक्ट, इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। लेकिन अभी भी एक कमाल की बात है जो आपसे और आपको तकलीफ दे सकती है। अगर एग्जामिनर ये बोले कि इस साल का एरर अगले साल को रेक्टिफाई कर लेता, करंट ईयर का एरर इन इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर रिवर्सल हो जाता है, इससे ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट ईयर रिवर्सल हो जाए। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? ये लॉजिकली नहीं समझ में आई तो ना लिख देना बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलकर निकल जाओ। नहीं आई हो तो लिख दो सर नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल रेडी हूं समझाने के लिए। नहीं आया है तो लिख देना, आ गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं समझ में आया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। एक भी स्टूडेंट अगर क्लास में उसको समझ में नहीं आया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझ में आना, क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी कि क्लास में हर बच्चे को समझ में आता है, इसलिए आप लोगों से पूछ पूछ के आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर नई बात समझ में आई, तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आप बोलना कि हाँ सर बात समझिए। हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 का क्लोजिंग स्टॉक मेरा बेटा 10,000 था, बट बाई मिस्टेक एरर होकर मैंने इसको 14,000 लिख लिया। चलो मुझे बताओ 2024 के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सबसे पहले तो ये बताओ। 2024 के प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ा आपको ये बताना है। बाई मिस्टेक आप ओवर वैल्यूड कर चुके हो, क्या इफेक्ट पड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड आपको लिखना है चैट बॉक्स में। सर आपने एरर 4,000 से ज्यादा स्टॉक लिख लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने 2024 के प्रॉफिट को क्या कर लिया है,
ओवर वैल्यू, ये बात सब अग्री कर जाएंगे, जी सर बिल्कुल अग्री कर जाएंगे, इसमें कोई हमको शंका है ही नहीं। अब मुझे बताइए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। और आप सभी जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आप डेबिट साइड लिखते थे, यानी एक्सपेंसिव साइड लिखते थे। सब अग्री करते हैं, 11th क्लास में से पढ़े आ रहे हैं कि हाँ सर ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड लिखा आता है। बात समझ में आती है? खर्चे साइड P&L में जाता है ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना, पता है ना? तो मुझे बताइए अगले साल आपने अपने स्टॉक को ओपनिंग को ओवर वैल्यू रख लिया, मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। और अगर आपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट को क्या कर लिया है। बात समझ में आई? तो सर इस साल ओवर था, इस साल अंडर था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, रिवर्सल हो गया या नहीं, उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में जाकर रिवर्सल हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आई? तो एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाएंगे तो रट्टा मारोगे कि मेरा लॉजिक याद आ जाएगा, क्योंकि रट्टा नहीं मरवाता मैं आपको, मैं लॉजिक से समझाता हूं, फिर आपके दिमाग में वो आंसर आना चाहिए। क्लियर है सभी को? क्या मुझे फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? एनीथिंग क्लियर, आगे बढ़ जाएं? चलिए बेटा, तो ये थी एक स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक एरर, ये हमने पढ़ा है स्टॉक एरर से कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाने जा रहा हूं कि सर स्टॉक की अकाउंटिंग होती है। जी सर, स्टॉक की अकाउंटिंग होती है। किसी को मेथड पता है अकाउंटिंग का? किसी को कुछ याद आता हो कि सर ऐसी कुछ मेथड होती है? सर दो मेथड होती है, एक होती है परपेक्चुअल और एक होती है पीरियोडिक मेथड। कहीं सुना है आपने कि नहीं सुना है? परपेक्चुअल वर्सेस पीरियोडिक। तो अभी हम वर्सेस ना लिखते, पहले परपेक्चुअल को समझ लें, तो आपका ध्यान वर्सेस पे भी जाएगा। परपेक्चुअल, परपेक्चुअल का क्या मतलब होता है? कंटिन्यू, हमें फीफो लीफो नहीं, वो अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर स्टॉक की अकाउंटिंग फीफो। अरे बेटा वो अकाउंटिंग नहीं, वो वैल्यूएशन मेथड है। मेथड, वैल्यूएशन और अकाउंटिंग अलग अलग कंसेप्ट होता है। हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग की। हम स्टॉक को मेजरमेंट के लिखते कैसे हैं, तो हम एक बात समझ आ रहे, परपेक्चुअल मतलब रियल टाइम, रियल टाइम डेटा। चलिए आप खुद बताएंगे, जो लॉजिक्स में आपको समझा रहा हूं कि लेट से एग्जांपल के तौर पे इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आप मुझे बताना। ठीक है? आपने मंत्रा पे शॉपिंग करी है कभी, या किसी प्लेटफॉर्म पे वो बताता है ओनली 5 पीस अवेलेबल, आपने एक बाय किया, चार हो जाता, किसी और ने दो बाय कर लिए। नाइकी के कभी ऑफिशियल ऐप पे जाके देखना, स्टॉक आउट लिखा आ जाता कई बार, ओनली 5 पीस अवेलेबल, ऐसा कहीं देखने को आपने देखा हो? वो कौन सा सिस्टम है? रियल टाइम। तो हिंट क्या मिल गई सर अपने को हमेशा, क्या हिंट मिल गई इसके साथ में? रियल टाइम। मेरा एक्सेल घूमने लगा यार, ये कई बार 360 में दिक्कत आ जाती है। चलो। तो सर ये बात समझ में आ गई कि हाँ वो रियल टाइम डेटा होता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पूछता हूं, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में बनाना नहीं है, लेकिन हमें लॉजिक पूरे क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। लेट से आपके पास जनवरी 1 को 5,000 यूनिट पड़ी हुई थी, 5,000 यूनिट, और आपने ये यूनिट $2 पर के अकॉर्डिंग बाई की थी। फिर आपने 2 जनवरी को 1,000 यूनिट और बाई की है, वो 3 पर
डॉलर के। ठीक है सर जी, 5,000। फिर आपने 3 जनवरी को 200 यूनिट सोल्ड कर दी। फिर आपने 4 जनवरी को और बाय कर ली सर। आप मुझे बताएंगे कुछ, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं वो मुझे आप लाइव आंसर देंगे। मैं देखना चाहता हूं आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ है। आई जस्ट वांट टू चेक इट आउट। सर यहां लिखा अपन ने ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट, ₹2 के हिसाब से ही अपने पास 10,000 का गुड्स पड़ा हुआ। ठीक है सर। फिर आपने 2 जनवरी को बाय किया, 1,000 यूनिट आ गई, वो $3 के हिसाब से। तो ये हो गई आपके पास 3,000। आप आज की डेट में क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक आप बताएंगे सर 13,000। और आप बोलेंगे कि 5,000 यूनिट मेरे पास जो पड़ी है वो $2 वाली पड़ी है, और 1,000 यूनिट जो पड़ी है वो $3 वाली पड़ी है। जी सर, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे इसको देखकर? बिल्कुल बता पाएंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें हमें। हमको 3 जनवरी को फिर पता है, 3 जनवरी को हमने सोल्ड किया, तो हमारे पास लॉजिकली क्या कहता है? लॉजिकली हमें अगर फीफो मेथड को फॉलो करें तो जो पुराना माल पहले बेचना चाहिए। ये पॉसिबल है कि नहीं है सर? जी सर। 5,000 यूनिट में से हमने 2,000, ये 200 यूनिट बेची है, 200 यूनिट, और वो हमने डेफिनेटली टू वाली बेची है। तो हमारे पास फिर से क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें कि हमें एक 4,600, सॉरी 4,800 पड़ा है टू वाला, और एक 1,000 पड़ा है थ्री वाला। तो इस तरीके से सर हम इसका, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। गिव मी वन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। एग्जामिनर आपसे पूछेगा एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, क्या लिखोगे एग्जाम में? जस्ट आप लोग सब एक एडवांटेज। आपको वो लाइन में चाह रहा हूं आपसे वो लिखें। सर सबसे पहले तो हम बोलेंगे सर ईच ट्रांजेक्शन के बाद हम उसकी एंट्री कर लेते हैं स्टॉक में। बात आपको ये बात समझ में आ गई? तो सर ईच ट्रांजेक्शन के बाद अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो हमें हमारे स्टॉक रजिस्टर में उसको मेंटेन करना है रियल टाइम बेसिस। ये बात आपने मान ली कि नहीं? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर। आपने देखो जनवरी में 5,000 लिखी, फिर 2 जनवरी को भी आपने एंट्री करी, 3 जनवरी को भी करी। तो हमारे पास ऑलवेज रियल टाइम डेटा अवेलेबल है। क्या मुझे रियल टाइम मेरी सीओजीएस पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सर पता है ये माल बेचा आपने, पूछना पड़ेगा क्या किसी से? क्या मुझे ईयर एंड का इंतजार करना है? मुझे ईच टाइम पर मेरी सीओजीएस पर। क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा फिजिकल काउंट करके कि कितना माल लाए थे, कितना बचा है और कितना पड़ा है? नहीं सर, मैं अपना स्टॉक रजिस्टर देख के बता सकता हूं कि 200 यूनिट मैंने 3 जनवरी को बेची, तो वो 1 जनवरी का पुराना माल बेच दिया, बात खत्म हो गई। गिव मी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। गिव मी वन डिसएडवांटेज जो आपको लगता है कि सर यार कोई बुरी बात भी तो हो सकती है, सारी अच्छाइयां इसमें हो। हम्म? सारी खूबियां ही इसमें हो सकती हैं क्या? सर सबसे बड़ा नुकसान तो ये लेंदी प्रोसेस नहीं होगी बेटा? यार एक ऑर्गेनाइजेशन रोज ही ये काम कर रही है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कि सर एक पर्सन रखना पड़ेगा ना, या सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम आपको कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप एवरी ट्रांजेक्शन के बाद उसकी जनरल एंट्री कर लेते। तो सर परपेचुअल मतलब रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो रियल टाइम इन्वेंट।
तो हमने तो पढ़ा नहीं है, हमने तो सर समझा है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूं कि यार आपने तो क्या करना है, साल भर में टोटल परचेस निकालना है। टोटल कितनी परचेस की बोले? सर साल भर में 5,000 प्लस 1,000 प्लस 6,500। बेच कितनी दी है? सर बेच दी है हमने 200, और उठा के अपने पास 63। और जाकर हमने ये फिजिकल काउंट पता करा कि यार अपने पास इतना पड़ा। हम एंड में जाते तो सर इस मेथड का नाम पीरियडिकल होना चाहिए या परपेचुअल होना चाहिए, कि हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर में किसी एक टाइम फ्रेम में जाकर फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे पता करते हैं कि अच्छा 6,500 है, साल भर में माल 6,500 आया था, और एंड में अपने पास 63 पड़ा, बीच का डिफरेंस अपन ने मान लिया कि यार इसको सोल्ड आउट कर दिया होगा, ये बीच का डिफरेंस क्या है? ऐसा डिफरेंस, तो ये मेथड क्या है? सर एक पर्टिकुलर पीरियड में जाकर अगर आप फिजिकली कर रहे हैं, मतलब यहां पर सर रियल टाइम डेटा नहीं है, यहां पर आप कोई रियल टाइम क्या नहीं कर रहे, रियल टाइम डेटा मैनेज नहीं कर रहे। तो जब कोई काम आप रियल टाइम नहीं कर रहे, तो सर उसका डिसएडवांटेज होगा या एडवांटेज होगा? सर वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, आपको कभी पता ही नहीं कौन सी इन्वेंट्री कहां पड़ी हुई है। आप तो बोले एक क्वार्टर में माल लेकर आते हैं सर, ये अच्छा मुझे अब आपसे बताइए, एक मर्चेंट जो है, जो ग्रोसरी का काम करता है, वहां पर कौन सी मेथड ज्यादा सूटेबल आपको दिख रही है, पीरियोडिक या परपेचुअल? आपका मैं अनुभव जानना चाहूंगा। एक ग्रोसरी शॉप है, वो किस में ज्यादा कीन रहेगी, रियल टाइम? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के बताना। सर ग्रोसरी शॉप तो कहीं ना कहीं पीरियोडिक मेथड में ज्यादा बिलीव करेगी। ग्रोसरी या जो हम बात करें सर, उसमें तो हजारों आइटम्स हो सकती, तो कहां कहां हिसाब मेंटेन करते बैठेंगे? अरे सॉफ्टवेयर भी हुआ तो भी पॉसिबल नहीं है। लेकर सॉफ्टवेयर में पहले स्कैन तो करना पड़ेगा ना, उसको चढ़ाना पड़ेगा ना, क्या एक दो आदमी यही काम में रखे? बड़े बड़े स्टोर में हो सकता है, लेकिन एक ग्रोसरी शॉप में 1,000 आइटम है। लेकिन सर एक ऑटोमोबाइल है, वो तो सर क्या करेगा, हर ट्रांजेक्शन पे माल लेकर आओ। सर अपने पास 50 कार हैं, 50 किया की कार है, कौन कौन सा मॉडल है सबका एक स्टॉक मेंटेन कर लो, रियल टाइम डेटा मेंटेन कर लो। तो ये आसान है या ग्रोसरी शॉप में ये काम करना आसान है? आपको बताना है, खुद आपको बताना है। क्योंकि एग्जामिनर ने सिचुएशन दे दी, आप वहां पे गलत मेथड लगा के आ गए, क्योंकि केस स्टडी एग्जाम है ना। आप मुझे बताओ, ऑटोमोबाइल में बिजनेस में पीरियोडिकल या परपेचुअल? ऑटोमोबाइल बिजनेस में आपके सामने दो चॉइस है, तो सर यू ऑलवेज से दैट इन ए ऑटोमोबाइल सेगमेंट विल गो फॉर परपेचुअल मेथड। लेकिन सर जहां परचून की दुकान है, जहां पर किराने की दुकान है, जो मर्चेंट है, जो ग्रोसरी है, जहां पर नंबर ऑफ आइटम्स इंटरचेंजेबल है, वहां थोड़ा सा मुश्किल होगा। वी कैन नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि यार कौन सा माल गया कौन सा नहीं गया, लेकिन बट एक ऑटोमोबाइल ज्वेलरी शॉप में वी कैन वेरी इजीली आइडेंट। तो सिचुएशन गिवन हो तो सिचुएशन, हमें इमोशनल नहीं होना कि सर हमने तो बिग बाजार में जाके शॉपिंग करी, सर वहां तो पूरा सॉफ्टवेयर होता है, वो स्कैन करते सारा सॉफ्टवेयर में। बेटा वो आप है ना प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हो, यहां मैं आपसे एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड परपेक्चुअल वर्सेस पीरियोडिकल? कोई कंफ्यूजन आपको परपेक्चुअल और पीरियोडिकल में किसी प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ जाए आगे। परपेक्चुअल, तो सर हमने तो दो तीन चीजें सीख ली, एरर करेक्शन प्रैक्टिकली सीख लिया सर, एरर करेक्शन सीख लिया, ये सारी। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को और समझेंगे। और एक कॉन्सेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं, इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सबसे पहला है गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। कितने लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं या सुन चुके हैं? थोड़ा कभी कभार इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है।
हाँ, हमें इससे पे दे विल एग्जाम में आपको वो सिचुएशन देंगे, आपको उसके ऊपर लिखना पड़ सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट का मतलब समझते हैं आप? जी सर, समझते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मानकर चले मेरा एक इंदौर में ऑफिस है और एक दिल्ली में मेरी शॉप है। मैं दिल्ली से गुड्स, यहां लिख लेते हैं दिल्ली, यहां लिख लेते हैं इंदौर। ठीक है। हम हमारा स्टॉक मध्य प्रदेश में भी बेचना चाहते, तो वहां पे हमने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया। हमने हमारे पर्सन को बोला कि यार आप हमारे बिहाफ पर गुड्स बेचा करो। हमने दिल्ली से गुड्स ट्रांसफर कर दिया इंदौर। पहले तो मुझे बताइए, ये इंदौर गया माल, ये आज भी कंपनी की बैलेंस शीट का स्टॉक है या नहीं है? सबसे पहले तो इसकी ऑनरशिप कंपनी के पास है या नहीं है, आपसे सिंपल भाषा में पूछा है मैंने। आप सभी बोलेंगे सर यस। लेट से मैं अपना नाम ले लेता हूं कि मैं दिल्ली में हूं और ये मेरी ही एक कंपनी है इंदौर में। तो क्या मैं जो माल की ऑनरशिप है उसको क्या पर उस पर्सन को क्या बोलूं, कंसाइनर बोलूं? और ये कंसाइनी बोले इसको? बात समझ में आ गई? इंदौर मतलब कंसाइनी। हम हमारे उस सेल्स एजेंट को बोलते हैं कि यार हमारे बिहाफ पे माल रखो। जब आपको मध्य प्रदेश में किसी कोई ऑर्डर आए तो हमारा ऑर्डर भेज देना, हम दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचाए तो समय लग जाएगा। हमने इंदौर में एक गोडाउन रख दिया, एक इंदौर में हमने हमारा कंसाइनी बिठा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हमारा गुड्स कब नहीं कहलाएगा? ये जो कंसाइनी के पास, तो सर इसका मतलब उसी सिचुएशन में ना, जब ये गुड्स कंसाइनी से कहां चले जाए बेटा? सेल टू थर्ड पार्टी। बात समझ में आ गई कि जब सर ये कंसाइनी अगर थर्ड पार्टी को सेल कर देता है तो क्या अभी भी ये मेरा गुड्स है या इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है मान ली जाएगी? बात समझ में आ गई? मतलब कंसाइनी से सेल थर्ड पार्टी को हो जाए तो सर कंसाइनी गुड्स भी किसकी बुक्स, इन्वेंट्री किसकी मानी जाती है? तो कई बार यूएससीएमए के एग्जाम में एक वर्ड डाल दिया जाता है, गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारी इन्वेंट्री है या नहीं है। आपको बताना है सिचुएशन समझने के बाद। दिस इज योर स्टॉक और नोट, आपको लिखना है गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट। नहीं बेटा, ये हमारा है ही नहीं। मतलब हमारे पास किसी और का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका मीनिंग ये। तो कई बार आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट मतलब यार, वो ये नहीं बोलना चाह रहे कि आपका गुड्स किसी और के पास पड़ा, वो बोलना चाह रहे यू आर होल्डिंग ऐसे गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। बात समझ में आ गई? और अगर उन्होंने बोल दिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये हमारा गुड्स है। तो वो तो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। नहीं तो पता चले आप तो रट्टा मार के गए, बोले कंसाइनमेंट गुड्स अपना, एग्जामिनर ने आपके मजे ले लिए एग्जाम वाले दिन, उन्होंने ले लिया गुड्स आपके पास किसी का कंसाइनमेंट में, तो उसको इन्वेंट्री में प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? अगला क्वेश्चन यही है। प्लस करोगे या माइनस करोगे गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट? सर उसको लेस करेंगे। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो है कमाल की बात की नहीं कि जरा सी नजर हटी और यहां पर दुर्घटना घटी। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई बताओ? क्योंकि मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व करे हुए हैं और मैं सीपीए पढ़ाता हूं। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू कि आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आईएफआरएस भी और यूएससीए में भी
और सीपी भी। तो आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है मेरे पास पढ़ने का, कि मैं जमाने के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूं, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल, सिमुलेशन। तो मुझे पता है कि यार अच्छा ये जब मैंने कभी किसी सिमुलेशन में या किसी एमसीक्यू में बात देखी होगी, तो बच्चे कई बार इस बात को पिक नहीं कर पाते, तो मैं अपने एग्जाम्पल में इस बात को डाल देता हूं। दैट्स वाई मैं कई बार बहुत माइन्यूट चीजें अपनी क्लास में कवर कर लेता हूं। अगर मैं अकेले सीए में पढ़ा रहा होता ना, तो शायद आई वॉज नॉट दैट मच एक्सीलेंट। लेकिन बिकॉज ऑफ टीचिंग ऑफ सीपीए, बिकॉज ऑफ टीचिंग ऑफ आईएफआरएस, बिकॉज ऑफ, सो उसके कारण मुझे एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज मुझे फिर अगर उनको पढ़ाना है तो उनके भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना। तो मुझे वो एक्सपीरियंस आपको देने में आ जाए। तो दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं क्लास में कुछ एक्सेल में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप उस लेक्चर को सबसे इंपॉर्टेंट माना करो। जब जैसे मैंने आपको अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस पीडीएफ में नहीं समझाया कि पीडीएफ में रीडिंग कर दी, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा। आप देखो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने एग्जांपल ली एक्सेल में, क्योंकि इस कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीपीए के करिकुलम में, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस सीपीए के करिकुलम में, इन्वेंटरी वैल्यूएशन सीपीए के करिकुलम। तो जो सीपीए का सिमुलेशन जब हम सॉल्व कराते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सो आप हमेशा मेरे उस लेक्चर को जिसमें हम एक्सेल को यूज कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि वो आपको वो सारी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हाँ, सीपीएस जो है वो सीएमए से थोड़ा सा टफ है, ये कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी सिमुलेशन एंड ऑल। चलिए, सो आपको समझ में आ गया कंसाइनर और कंसाइनी का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंदौर से, सॉरी, दिल्ली से इंदौर जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो पीएनडल वाली आइटम है या आई शुड कैपिटलाइज? आप मुझे बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस? तो सर इट विल बी इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ दी जाएगी। चलिए मैं आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं जो आप एमसीक्यू में आने वाले समय में देखेंगे। गुड्स आपने सोल्ड किया, सेंड किया, नॉट सोल्ड, अपने कंसाइनी को 20,000 का, और आपने 2,000 के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस की। कंसाइनी के पास वो गुड्स पहुंच गया होगा, उसने 40% गुड्स सोल्ड आउट कर दिया, 60% रिमेनिंग है उसके पास। जरा इन्वेंट्री बताना मुझे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फटाफट चैट बॉक्स में इमीडिएटली आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, अमाउंट के साथ में। रजनी लिख रहे हैं 12,000। फटाफट कैलकुलेटर लेकर बैठना है कल से। तो सर 60% बचा, तो सबसे पहले जब टोटल इन्वेंट्री थी कितनी की वही तो निकालना है सर, 22,000 की थी, उसका 60% निकालो ना। आप लोग क्यों गलती कर रहे हो? तो जो कंसाइनी के पास पहुंचाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आते हैं। तो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 13,200। 40% सोल्ड किया था, 60% बचा। तो जब मैंने बोला ये इन्वेंट्री में आता है, तो फिर आप इसको क्यों नहीं जोड़ रहे अलग से? एग्जामिनर को भी पता है कि आप उठा के ये यहां से निकाल दोगे। कई लोग 12,000 बोल बैठे थे जल्दबाजी में। सब पता होता है एग्जामिनर को कि आप ये गलतियां कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो सर हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कंसाइनमेंट वाले क्वेश्चन में इन्वेंट्री के अंदर बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने हैं। इज इट क्लियर? सर ये क्या चल रहा है, बेसिक क्लास चल रही है। मैंने बोला ना मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। जो टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाना है उसका बेसिक्स का अलग से मैं एक लेक्चर लिया करूंगा, वो ऐसे ही लेक्चर होगा, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। अब जब क्योंकि देखिए क्या होगा, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, तो फिर थ्योरी पे आपका पूरा फोकस होता है, तो फिर आप कई बार प्रैक्टिकली वैसे सोच नहीं पाते। दैट्स वाई मैंने इसको बेसिक्स में ले लिया। तो जो भी मेरी आने वाले क्लासेस होंगी, उसका फंडा यही है कि पहले आपको उसका बेसिक्स बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। अगर मैं अलग से समझाता तो कई बार क्या होता था, बच्चे भूल जाते थे। मैंने ना एक छोटा सा प्रॉब्लम देखी,
कि पहले मैं बेसिक क्लासेस अलग से लेता था, तो बेसिक क्लास मैंने एक महीने पहले पढ़ाई, अब आज मैं आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कई बच्चों को वो बात ही याद ना हो, तो मेरे को लिंक करना मुश्किल होता था। तो मैंने सोचा यार जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तभी उसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ा दूंगा, तो उसके ऊपर अब जब आप मेरे एलएमएस में देखेंगे तो आपको पता होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक क्या पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस पहले एक्सेल पे पूरा समझा दिया, इसी तरीके से मैं जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होंगे उसको हम पूरा एक्सेल में बेसिक्स में डिस्कस कर लेंगे और थ्योरी में इस तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इस लेक्चर को रिवाइज करना है आपने बहुत अच्छे से, सारे एमसीक्यूज आपके इस लेक्चर के बेसिस पे होंगे। न्यूमेरिकल्स जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे जब तक आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो 2 बार देख लेना, नोट्स बना लेना, तो तब जाके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइनर कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, इन्वेंट्री एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, परपेक्चुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पीरियोडिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एफओबी कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एफओबी ऑन एफओबी, एक होता है एफओबी ऑफ शिपिंग पॉइंट, और एक होता है एफओबी ऑन डेस्टिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली टेस्टेड। इसकी हम एक सिचुएशन बनाते हैं, चित्र बनाकर पूरा। और इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे बेटा। ये है सेलर, ठीक है, यहां लिख दिया अपन ने इसके सेलर, और यहां अपन ने बना दिया बायर। बायर को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, ये बायर है। आपके दिमाग में निमोनिक्स रहेंगे कि हाँ सर ये सेलर, और बीच में हम एक ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी का नाम डाल देते हैं, उसके लिए चित्र अलग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी। सॉरी, कुछ गलत क्लिक हो गया है। अब आपसे सिचुएशन पूछूंगा और आप लोग मुझे बताएंगे। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका नाम हम ले लेते हैं डीएचएल, ठीक है। सर ये कौन थे? बायर थे। जी सर। अब सेलर ने बायर को माल बेचना है, लेकिन एक कंडीशन डिसाइड करनी है, कंडीशन टर्म्स जिसको हम बोल रहे टर्म्स। सेलर ने बायर को जब माल बेचना तो एक टर्म्स डिसाइड हो कि यार उसको हम बोल रहे हैं एफओबी ऑन शिपिंग पॉइंट। पहली कंडीशन हमने बोली शिपिंग पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि सेलर ने बायर से बोला यार जैसे ही आप कहां रहते हैं? बोले हम तो इंदौर में रहते हैं। अच्छा, आप कहां पर हैं? बोले हम तो दिल्ली में। तो दिल्ली से माल इंदौर जाएगा तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही जाएगा। तो हमने बोला कि यार हम एक कंडीशन डिसाइड करते कि जैसे ही गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट पे डाला, मतलब टर्म्स हो गई एफओबी एंड शिपिंग। बात समझ में आ गई? तो ऑनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो जाएगी। ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाएगी? जब माल इस डीएचएल के पास आ जाए। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ये पहली बात समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ ये नहीं समझना हमें, इसके अंदर के बहुत सारे लॉजिक को समझना है। अब मानकर चलिए आपने 29 दिसंबर 2024 को एक गुड्स एफओबी ऑन शिपिंग पर बाय किया है, लेकिन गुड्स आपको मिला है 3 जनवरी 2025 को, नेक्स्ट ईयर मिला है। आपकी इन्वेंट्री कौन से साल में मान ली जाएगी? क्या 2024 में दिस इज योर इन्वेंट्री और नॉट? यू आर ए बायर। मेरा पहला क्वेश्चन आपको हां या ना में आंसर देना है। आपको 2024 या 2025 लिखना, चैट पढ़ रहा हूं मैं आपकी, 2024 या 2025 लिखना कि सर ये इन्वेंट्री हमारी
पिछले साल ही काउंट कर लें या 2025 में काउंट करें, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट आर करेक्ट, दे आर सेइंग सर 2024 की इन्वेंट्री। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फिजिकल काउंट करते समय क्या ये 2024 में होगा या नहीं होगा मेरे पास, फिजिकली? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिकल काउंटिंग। सर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इन ट्रांजिट। ये अभी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको अगर ये बोला कि आपने 31 दिसंबर 2025 को फिजिकल काउंट किया है, फिजिकल काउंट, और वो लेट से आपको ऐसा सिंपल सा कोई फिगर दे देते हैं $20,000, और इस गुड्स की कीमत थी $5,000, यू आर ए बायर। आपको ऐड करना है या माइनस करना, बस इतना आंसर पूछ रहा हूं मैं आपसे। या कुछ नहीं करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बाय प्लस माइनस या नथिंग, आपको आंसर देना है। जो ऐड वाले हैं वो ऐड लिख दें, जो नथिंग है वो नथिंग लिख दें। नथिंग वाले भी हैं कुछ। देखो कंफ्यूजन है ना आप लोगों को। तो सर आपने बोला फिजिकल काउंट हमारे पास, जब हम ये 24 लिख दिया मैंने, 25 लिख दिया, मुझे पहले तो इसको 24 लिखना है ना, 24 लिखना है। सर फिजिकल भले नहीं है लेकिन वो माल हमारा ही है, क्योंकि हमने क्या बोला, कंडीशन थी शिपिंग, मतलब जैसे ही सेलर ने ट्रांसपोर्ट पे डाला वो माल हमारा हो गया। वो यहां पर काउंट नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में तो हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी गुड्स था 5,000 को प्लस करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सर फिजिकल काउंट में नहीं था। ये किसकी बुक्स की बात हो रही है, सेलर या बायर? सर ये बायर की बुक्स में बात हो रही है, बायर की बुक्स में, जिसने माल खरीदा है, तो अभी उसके पास फिजिकली नहीं है, बट स्टिल वो उसका स्टॉक है। तो एफओबी एंड शिपिंग में ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है बेटा, लिख दो जरा फटाफट, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। तो सर शिपिंग पे हो जाती। अगर दूसरी कंडीशन होती, एफओबी ऑन डेस्टिनेशन, इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब इंदौर वाला बायर बोल रहा भैया हमें ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास तो माल आता है तभी हम मानते हैं, हमारे इंदौर में हमारी फैक्ट्री में आना चाहिए। डेस्टिनेशन, तो जब अगर टर्म्स एंड कंडीशन डेस्टिनेशन है, तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये फिजिकल काउंट में ये स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। नहीं आ रहा है सर। मुझे बैलेंस शीट बनाते समय अगर डेस्टिनेशन कंडीशन होती तो इस 5,000 को प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्योंकि माल मेरे पास 31 दिसंबर को नहीं पहुंचा है। तो सर सबसे पहले आपने बोला कि सर बायर की फिजिकल काउंटिंग में तो है ही नहीं, और अभी ये माल उसका है भी नहीं, ऑनरशिप तो हमारे पास 31 दिसंबर को थी ही नहीं सर। तो सर नथिंग, कुछ नहीं करना, 20,000 इज अवर, वाई सर? अरे बायर ने क्या बोला, मेरे को पहुंचा कर दोगे तो मेरा है, और 31 दिसंबर में तो आपने मुझे दिए ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं वो, तो मेरा स्टॉक ही नहीं है। वो ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ा, नहीं पहुंचा मेरे पास, तो मैं क्या कर लूंगा? बात समझ में आई? क्या 2025 के स्टॉक में इसको शामिल करें या ना करें? डेफिनेटली करना पड़ेगा सर, 2025 में तो पहुंच गया ना, आपने खुद ने बोला नेक्स्ट ईयर जनवरी में पहुंच गया आपके पास ये गुड्स। बात समझ में आ गई? एफओबी एंड शिपिंग एंड एफओबी एंड डेस्टिनेशन, पूरी कहानी समझाई है मैंने आपको, कहानी।
सर अगर रास्ते में कुछ गुड्स को कुछ हो गया तो किसका नुकसान कहलाएगा, वो बायर का, सेलर का? आप मुझे बताएंगे। अगर सर कंडीशन एफओबी एंड डेस्टिनेशन है तो सेलर की का नुकसान है, क्योंकि ऑनरशिप आज भी सेलर की है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सेलर भी अपनी बैलेंस शीट बनाता होगा 31 दिसंबर को, ये डेस्टिनेशन वाला गुड्स उसकी इन्वेंट्री में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आपने मुझे बताना है। वो भी अपना स्टॉक काउंट करके बैठा होगा ना भैया, चलो बैलेंस शीट बनाना है गोडाउन में जाकर। लेट से उसने अपना स्टॉक 40,000 फिजिकल काउंट करके बताया। इस 5,000 के स्टॉक को उसके में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका आंसर आज की क्लास को बड़ी खुशी से एंड कर देगा अगर आपने सही आंसर दे दिया। कंडीशन एफओबी एंड डेस्टिनेशन। सर फिजिकल प्रेजेंट उसकी बुक्स में है या नहीं है, वो तो नहीं है। आज हम इस 5,000 को प्लस करें, माइनस करें या कुछ ना करें, आपका आंसर मैं वेट कर रहा हूं। और जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो भी अपने आप को बोलना प्लस माइनस और नथिंग। 31 दिसंबर 2020। सर उसको प्लस करना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर 31 दिसंबर को मालिकाना हक आज उसके पास है। भले ही वो ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है, क्योंकि सामने वाले ने बोला है कि भैया जब तक मेरे पास नहीं पहुंचेगा ये मेरा गुड्स है ही नहीं। तो किसका है? कोई ना किसी का तो ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स थोड़ी यही है कि ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा कि मेरा गुड्स सही है। कल को ट्रांसपोर्टेशन बोले यार हम नहीं माल बेच रहे, तो आज मालिकाना हक बताने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो प्लस करना पड़ेगा। क्यों सर? हमने तो बेच दिया था। अरे बेचा था कहां? बेचा तो तीन, जो एक्चुअल सेल है वो तो नेक्स्ट ईयर जाके कहलाई है। तो क्योंकि आपकी फिजिकल इन्वेंट्री, तो आपको कई बार सेलर बायर के रूप में बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये जब तक आप अपने दिमाग में निमोनिक टेक्निक्स, जब तक पूरा इसका लॉजिक बिठाओगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। मजा आ गया होगा आपको आज के लेक्चर में। लॉजिकली हर चीज को हमने लॉजिक से समझी। पूरा का पूरा हमने इसको एकदम चार्ट वार्ट बना बना के आपको पूरा समझा दिया। जनरल एंट्री तो अपन सीखेंगे अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट जनरल एंट्री। अभी तो सिर्फ आज हमने एड लेस को समझा है। अभी एड और लेस को आप अपने जहन में बिठा कर आओगे ना, नेक्स्ट क्लास में जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसको पूरा रिवीजन करके आओगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे ना आपको एमसीक्यू, तो पहले आपको उसको पूरा डिटेल में क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर को आप पूरी तरीके से एक बार नहीं 2 बार भले देख कर आ जाना।